हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। मैं फिर से हाजिर हूं आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग का 4th वीडियो लेकर। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम गाउस का नियम पढ़ा था और अब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस गाउस के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आवेश वितरण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस गाउस के नियम को यूज करते हुए। अब गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है गाउस का नियम। मतलब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग आवेश वितरण के कारण। तो जब भी हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे गाउस के नियम को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वहां हमको कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है, कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस बंद पृष्ठ वो सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए। सममित होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, समाकलन करने में आसानी हो जाएगी। और वो सममित बंद पृष्ठ की कंडीशन होनी चाहिए कि उस सममित बंद पृष्ठ जो होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा उस पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, यहां लिख देता हूं मैं, उनके बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश या तो क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए या लंबवत होने चाहिए। देखो, हमने क्या बोला कि गाउस के नियम को जहां पर भी मैं अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वहां पर मैं क्या करूंगा, सममित बंद पृष्ठ की कल्पना करूंगा। वो बंद पृष्ठ क्या होना चाहिए, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, या तो वो गोला हो, वो या बेलन हो, या फिर कोई घन हो। उससे क्या हो जाएगा कि मेरे को कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। उसके बाद मुझे दो बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी। एक हमारा कि उस पूरे पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नियत होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो समाकलन है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश के अंदर क्या होना चाहिए, उनके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो या तो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को, तो वो हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। कोस थीटा के केस में क्या हो जाएगा, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, अगर 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, हमको ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, हमको क्या देखना है, गाउस के नियम को यूज करते हुए एक अनंत रेखीय आवेशित तार है या फिर आवेश है, उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है बच्चों। तो मान लो मेरे पास एक तार है जिसके ऊपर क्या है, वो अनंत रेखीय तार है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो इंफिनिटी है। ठीक है बच्चों। और उसको हमने क्या कर रखा है, आवेश दे रखा है एक समान रूप से, उसके ऊपर आवेश क्यू मान लिया, और उसका जो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा
वो हो जाएगा लेमडा। लेमडा मान लिया। रेखीय आवेश घनत्व सिंपली वर्ड्स में अगर अपन देखें तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसकी इकाई लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं लेमडा। इकाई लंबाई से हमको फायदा क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई का मतलब उसका 1 मीटर के ऊपर कितना आवेश है। उससे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लो मुझसे कोई पूछ ले कि 2 मीटर पे कितना होगा तो 2 लेमडा, ठीक है। 10 मीटर पे कितना होगा 3 लेमडा, 15 पे कितना होगा 15 लेमडा, ठीक है बच्चों। तो इस लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है रेखीय आवेश घनत्व, या फिर यूं कह दो इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तार की वजह से किस तरफ होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं और उससे कुछ दूरी पर मान लो L/2 डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिया, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, सॉरी लेंथ एलिमेंट ले लिया, और इससे नीचे भी L/2 लेंथ पे मैंने क्या ले लिया, एक लेंथ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और यहां पर कोई P पॉइंट है R दूरी पर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो इस एरिया एलिमेंट की वजह से जो DL होगा उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, जैसा हमने वहां पर वलय के केस में देखा था DE, इसकी वजह से कुछ ऐसा होगा DE, ठीक है बच्चों। इसको अगर थीटा मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। इस डी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE sin थीटा। इसी तरीके से इस डी का एक और कंपोनेंट इधर हो जाएगा DE cos थीटा, और इसका इधर हो जाएगा DE sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, DE का sin थीटा DE sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करना चाहूं तो इस मैंने ये जो काम किया है वो सारा का सारा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए किया है। मतलब इस तार की वजह से अगर मैं इधर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर देखूंगा तो इधर होगी, यहां देखूंगा तो इधर होगी, और पीछे देखूंगा तो उधर होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इस तार की वजह से, वो हमको डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल गई, तार के लंबवत बाहर की ओर। दिशा क्या मिल गई मुझे, तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। मतलब यहां देखूंगा तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यहां देखूंगा तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तार के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, इस तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्शन देख ली, अब वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने वापस से तार बनाया है, ठीक है। इस तार की जो लेंथ है वो इंफिनिटी है, मतलब अनंत लंबाई का तार है, और इसके ऊपर आवेश वितरित है मान लो इसके ऊपर आवेश Q है टोटल, और इसके ऊपर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। अब देखो इस तार की वजह से मुझे क्या करना है, इससे R दूरी पर कोई P पॉइंट स्थित है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी गाउस के नियम को यूज करते हुए। तो गाउस के नियम को यूज करते हुए मैंने क्या बोला था कि आपको एक ऐसी सिमेट्री लेनी होती है जिसकी वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, हम इसको रेखीय आवेश के कारण हम एक पृष्ठ लेंगे, और वो पृष्ठ लेंगे बेलनाकार पृष्ठ, और बेलन क्या होगा, R त्रिज्या का और L लंबाई का एक बेलन की कल्पना करेंगे। तो मैं एक बेलन की कल्पना कर लेता हूं जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या है R, और लंबाई कितनी है L। ठीक है बच्चों, एक बेलन की हमने कल्पना करी जिसकी रेडियस है स्मॉल r और लंबाई है L, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी हर पॉइंट पे वो तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है बच्चों। अब मेरे को क्या करना है कि एक ऐसा एरिया देखना है, एक ऐसा पृष्ठ देखना है जो क्या हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो क्या हो समांतर हो या फिर लंबवत हो। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं 3 एरिया डिसाइड करता हूं। एक तो मैं मान लेता हूं इसको, इस एक एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने DS1, ठीक है ना, जिसका एरिया वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर, इस तरीके से हो जाएगा, DS1 बोल दिया मैंने इस छोटे से एरिया को। दूसरा मैंने यहां पर ले लिया, इसको मैंने पृष्ठ 1 पृष्ठ 2, ठीक है, जो वक्र पृष्ठ है, इसको मैंने बोल दिया DS2, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और एक और मैंने तीसरा एरिया ले लिया,
जहां पर एरिया एलिमेंट तीसरा जो है वो है हमारा DS3 और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाहर की ओर इधर DS3। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर हमने 3 एरिया ले लिए। देखो अगर मान लो मैं इसको एक बेलन मानूं तो ये हमारा पहला एरिया हो जाएगा, ये दूसरा एरिया हो जाएगा और तीसरा एरिया हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ का एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां की बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है, बेलनाकार। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इस गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश इनक्लोज कर रखा है, कितना आवेश परिबद्ध है। तो मैं यहां लिख देता हूं गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। देखो बच्चों यहां पर लेमडा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या होता है, वो होता है Q/L। तो Q कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, जो सबमिशन Q की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू L हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं गाउस के नियम से ठीक है, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू सबमिशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम कहता है। अब देखो फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होती है, हमारे पास 3 अलग अलग एरिया है, तो यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा प्लस यहां कितना निकलेगा प्लस यहां कितना निकलेगा, तो हम क्या बोल देंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, पहले एरिया की बात करता हूं। पहला एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DS1 प्लस दूसरे एरिया के लिए E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस तीसरे एरिया के लिए क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा तीनों की वजह से बराबर क्या हो जाएगा, सबमिशन Q अपॉन, या फिर सबमिशन Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू L। तो मैं यहां लिख देता हूं लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर क्या हो गया, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर 1 वेक्टर, तो इसको कैसे लिखते हैं, E DS1 cos थीटा। अब यहां देखो E DS1 में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो मैं यहां लिख दूंगा E DS1 cos 90 डिग्री प्लस क्या करूंगा, E DS2, देखो DS2 में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो मैं यहां लिख दूंगा E DS2 cos 0 डिग्री प्लस तीसरा जो एरिया हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, E DS3 cos 90 डिग्री, परपेंडिकुलर देखो यहां पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, बराबर क्या हो जाना चाहिए, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो cos 90 होता है 0 सब मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये भी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म 0, बचेगा क्या सिर्फ ये वाला। तो मैं यहां लिख देता हूं ये क्या हो जाएगा, E DS2 cos 0 होता है 1 और बराबर हो जाएगा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक और बात देखो, देखो पूरे पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, नियत, नियत है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं अपन, बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा DS2 बराबर हो जाएगा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो DS2 जो है वो एक वक्र पृष्ठ के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, मतलब इस DS2 का अगर मैं समाकलन करूं मतलब जोड़ूंगा तो बेलन का पूरा क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं DS2, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आप जानते हैं, वो होता है 2πRL। तो इस DS2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2πRL, तो वो हो जाएगा E इंटू 2πRL बराबर लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जो जो कट रहा है वो काट दीजिए आप, L से L कट जाएगा, बाकी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इस 2πr को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है ना, अगर आप K की फॉर्म में लिखना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं K, लेकिन यहां 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2K लेमडा अपॉन R।
ठीक है, तो इस के की फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। तो बच्चों यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मुझे इस ई का वेरिएशन देखना हो डिस्टेंस के साथ तो हम देख सकते हैं कि ई जो होगा वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका अपन ग्राफ बना सकते हैं। इधर मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ले लेते हैं हम दूरी। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाना चाहूं लेमडा के साथ तो लेमडा के लिए हमारे पास सारी चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो ये ई जो हो जाएगा वो लेमडा के डायरेक्टली समानुपाती हो जाएगा। इसका जो ग्राफ बन जाएगा लेमडा के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधी रेखा बन जाएगी। तो इस तरीके से हम वेरिएशन बता सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व, उन्होंने लेमडा की वैल्यू दे रखी है कि लेमडा अगर 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जब भी कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से गति करता हुआ किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो हमेशा उसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, अभिकेंद्री बल की जरूरत पड़ेगी। वो जो भी फोर्स का मान होगा उसको हम हमेशा mv²/r के बराबर रखेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कभी कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसको केंद्र की तरफ किसी लगने वाले बल की आवश्यकता होगी और उस बल को हम अभिकेंद्री बल कहेंगे। वो बराबर होगा mv²/r के। मतलब जब भी आपको कभी कोई दिखे तो आप सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा हो उसको mv²/r के बराबर रख दो। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर बात करते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है जो अनंत रेखीय आवेश है हमारे पास। मान लो कोई एक अनंत रेखीय आवेश है, इसके चारों तरफ 0.1 मीटर के पथ पर मूव कर रहा है ये इस तरीके से, ठीक है, किसी v वेलोसिटी से। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमने देखा था कि इस अनंत रेखीय आवेशित तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आवेश रखूंगा तो उसके ऊपर बल लगता है और वो लगता है F बराबर E इंटू ई, ये फोर्स लगता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जो ई फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ लग रहा होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसको हमको रखना है mv²/r के बराबर। तो यहां पर क्या रख दिया अपन ने, E इंटू ई। अब देखो हमको सब कुछ दे रखा है इन्होंने, तो E इक्वल टू कितना होता है अनंत रेखीय आवेशित तार की वजह से, λ/2πε0 तो मैं यहां पे रख दूंगा। तो ये हो जाएगा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²/r बराबर E इंटू λ/2πε0r। ठीक है बच्चों, अब देखो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, v² की वैल्यू रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो चलो रख देते हैं। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इन्होंने दे रखी है, वैसे होती है 9.1 इंटू 10⁻31, पर इन्होंने क्या कर रखा है, 9 दे रखा है, 9 इंटू 10⁻31 इंटू v² इक्वल टू ई का चार्ज जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेमडा जो है इन्होंने दे रखा है, लेमडा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2πε0। देखो यहां पर क्या है 1/2πε0, वैल्यू मुझे पता है 1/4πε0 की, 1/4πε0 की वैल्यू मुझे पता है वो होती है 9 इंटू 10 की घात 9, लेकिन यहां तो 2 है, इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 से, तो नीचे बन जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9,
ठीक है बच्चों, अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 9 कट जाएगा। अब देखो इस 1.6 को अपन हटा देते हैं, मतलब पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -30। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहां से v को लिख देता हूं मैं, तो रूट के अंदर आ जाएगा सारा मामला। रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखो 16 इंटू ये है 10 टू द पावर -19। देखो यहां इसको सॉल्व करते हैं, -19 माइनस का 6 प्लस का 9 और ये हो जाएगा 10 टू द माइनस का जो 30 है वो प्लस का 30 बन जाएगा ऊपर जाके। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 16 और 23 में से 16 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, प्लस के 14। तो ये बन जाएंगे 10 टू द पावर प्लस के 14 इंटू ये बन जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी बनेगी, 16 को बाहर लेके आएंगे वो 4 बनेगा, 2 को बाहर लेके आएंगे वो बनेगा √2 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आधी हो जाएगी। अब आपको पता ही होगा √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। ठीक है, तो यहां √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, 1.41 से 1.41 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.64। तो हमारा जो v की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5.64 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी की और इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।